अदरवाइज आप वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल, मेजाजिन कैपिटल भी पढ़ा था कल, ब्रिज कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ब्रिज का मतलब क्या हुआ? गैप बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों नहीं होगा, तो ये शॉर्ट टर्म की नीड्स है और जो आपकी लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल नीड्स है उसको मीट अप करने के लिए। तो ब्रिज का मतलब क्या होगा? इस गैप को फिल करने के लिए, ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये ब्रिज का मतलब क्या होगा बेटा? यही होता है कि इस गैप को फिल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये जो गैप है उसको फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बोल रहे हैं ब्रिज फाइनेंसिंग ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज लोन इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बाय वेटिंग फॉर मोर परमानेंट लोन सोर्सेस टू बी गैप। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है और अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स उसको बोला जाता है। अब ये देखो कल भी हमने एक पढ़ा था। तो बताइए 4-5 तरीके के कैपिटल, 4-5 तरीके के बॉन्ड्स और 4-5 तरीके की आपकी लीज, 4-5 तरीके जो आपका फैक्टरिंग फुल फीचर समझ रहे हो ना? मतलब जो फाइनेंस है ना ये बहुत ज्यादा टर्म्स पे बेस्ड है। छोटी-छोटी टर्म्स हैं लेकिन कई बार एक बड़ी टर्म से सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी मेजाज 9 मेजे 9। ये जो है ये डेफिनेशन कर दिया हमने। ये ना बहुत मतलब एक बार ना 2022 में ये मैथ्स का कॉलम में पूछा गया। एंजल इन्वेस्टर्स, दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट, ये मेजाज 9 ये वाली कैपिटल और ये शायद मसाला बॉन्ड। ये चारों टर्म्स आपको ना ऐसे एक साथ पूछी गई थी। ये जो चारों टर्म्स थी वो एक साथ पूछी गई थी, तो इस वजह से इसको पढ़ना है अच्छे से। तो ये क्या लिखा है? फॉर इट्स एक्सपेंशन द कंपनी और लेस रिस्क लिखा हुआ। मतलब आप पूरे का पूरा इक्विटी में नहीं जाते हो, तो एक कॉम्बिनेशन यूज करते हो। कल बताया था ना ये एक हाइब्रिड वो है। इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म। हाइब्रिड फॉर्म किसकी है? जिसमें डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन यूज होता है। क्योंकि आप इक्विटी के थ्रू नहीं जाना चाहते, है ना? क्या नहीं करना चाहते आप? इक्विटी के थ्रू नहीं जाना चाहते, इस वजह से डेट और इक्विटी दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। डेट और इक्विटी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। आप इक्विटी पे पूरा रिलाई नहीं करना चाहते, प्योर इक्विटी पे नहीं। तो इक्विटी को कुछ रखोगे पोर्शन इक्विटी का, लेकिन उसके साथ साथ डेट को भी इंक्लूड करोगे। डेट को भी क्या करोगे? इंक्लूड करोगे। तो पता चल रहा है इट इज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वेयर बायर टेक्स ऑन सब्सटेंशियल डेट। मतलब आप लोन ले रहे हो किसी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेने के लिए, समझ रहे हो ना? जैसे एक कंपनी है, आप बी कंपनी को परचेज करना चाहते हो या उसमें कंट्रोल लेना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? डेट ले लोगे, लोन ले लोगे। वैसे भी लिवरेज का मतलब ही क्या होता है? लिवरेज का अगर आप मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, लेकिन लिवरेज का सीधा मतलब इसके साथ होता है, डेट के साथ होता है। लिवरेज का सीधा मतलब क्या होता है? डेट। अगर आप मतलब टेक्निकलिटी में नहीं जाते हो ना, लेमैन लैंग्वेज में अगर मुझसे पूछे कि लिवरेज का मतलब क्या होता है, तो लिवरेज का मतलब डेट ही है। डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि लिवरेज का मतलब डेट ही है। तो देखो, द leveraged buyout is a financial strategy where an individual entity acquire a company by using a significant amount of borrowed money, typically in the form of loan or loan। तो या तो आप लोन ले लोगे या फिर बहुत सारे बॉन्ड्स ले एक्वायर की गई। सेल्स एड लीज। अब देखो दो तीन तरीके की लीज आपने नहीं पढ़ी। एक तो वेट लीज पढ़ी थी जिसमें हमने एविएशन के बारे में पढ़ा था। अभी एक नई लीज आई है, वो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट। तो जो मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट है उसको आप मार्केट करने के लिए क्या करते हो? ऑपरेशन करते हो। लीजिंग ऑपरेशन करते हो, उसकी मार्केटिंग में क्या करते हो? हेल्प करते हो। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। दिस इज नथिंग, दिस इज बेसिक डेफिनेशन। ये आपकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है। इस डेफिनेशन को आप लोगों ने क्या करना है बेटा? याद रखना है। So, in a sale aid lease arrangement, the lessor agrees to market the manufacturer's product through their leasing operations in return for a commission from manufacturer. This arrangement helps the manufacturer reach a broad customer base by utilizing lessor's lease channel. मतलब ना जो लेसर है वो जो प्रोडक्ट दिया है उसको आगे मार्केट करने में हेल्प करता है ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। हाँ, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी, उतना उस फर्म को फायदा ज्यादा हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी भी बात में दिक्कत बेटा? अगला सवाल, बाकी आपके पास पूछते हैं कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट इन अ प्रोजेक्ट फाइनेंस इज टफ। क्या होता है? दोनों कॉस्ट का मीनिंग पूछा हुआ है। हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड एंड फ्यूचर कॉस्ट इज एस्टिमेटेड। तो सिंपल है, ये तो भाई कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल का मतलब जो पास्ट की कॉस्ट है, जो आपकी पास्ट की कॉस्ट है, उन कॉस्ट को क्या बोल देते हैं? दोस कॉस्ट आर नोन एज हिस्टोरिक कॉस्ट, जो पास्ट की कॉस्ट है। और जो आपकी फ्यूचर की कॉस्ट है, जो एस्टिमेट है, जो क्या है एक तरीके से एस्टिमेट है, जो आने वाले समय की कॉस्ट है। आने वाले समय में मतलब फ्यूचर में जो आप लगाने वाले हैं, जो फ्यूचर की कॉस्ट है उसको आप फ्यूचर कॉस्ट बोल देते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट दैट हैव बीन इंकर्ड, मतलब वो पैसा क्या बोले? ऐतिहासिक लागत उन वास्तविक लागतों का प्रतिबिंब है जो किसी परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए अतीत में खर्च की गई है, जिनको अतीत में खर्च किया जा चुका है। अगला सवाल पूछे जा रहे हैं फीचर पूछेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं बेसिकली? ये देखो, फिक्स्ड डिविडेंड किसको देते हो? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। दे हैव प्रेफरेंस इन, ये भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है क्योंकि एंड में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं बेसिकली उनका जो क्लेम होता है वो कौन सा क्लेम होता है? हर चीज पे उनका रेजिडुअल क्लेम होता है। कौन सा क्लेम होता है? रेजिडुअल क्लेम होता है। रेजिडुअल क्लेम का मतलब बचा कुचा, कल भी बताया था, बचा कुचा क्लेम होता है जो रह गया एंड में, है ना? ये तो बहुत ही आसान आ गया था। और एक तो कोई फिक्स्ड मेजॉरिटी डेट नहीं है। अब एक और बात होती है, जैसे होता है लोग पढ़ते हो आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब उसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उनको पूरी जिंदगी रिडीम नहीं किया जा सकता। इररिडीमेबल का मतलब होता है कि भाई इनका रिडीमेबल पीरियड हमें मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। इनका जो रिडीमेबल टाइम है ना वो नहीं मालूम, वो मिलता है डिविडेंड। देखो समझ लेना, मैं कहना इसको अच्छे से पढ़ देना, कहीं से भी पढ़ देना। वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मतलब पिछले पेपर में। चलो भी तो बीटा किसकी कोरिलेशन विद द मार्केट क्या है? द एसेट्स कोरिलेशन विद द मार्केट। एसेट्स कोरिलेशन, अब इसकी जो सारी चीजें हैं वो पढ़ के जाइएगा। बीटा मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ कोरिलेशन। अ ग्रेटर बीटा इंडिकेटर एक्सिस इज मोर वोलेटाइल। अगर बीटा की वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब किस परिसंपत्ति बाजार की तुलना में अधिक असर है, मतलब वोलेटाइल ज्यादा चेंज आएगा, और अगर कम है तो लेस वैल्यू। एस्टिमेट द रिस्क एसोसिएटेड विद एंड की कंपोनेंट कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड चलेगा तो पूछा जाएगा। तो सीख वैक्स से सवाल पूछा गया, ठीक है? ब्लेंडेड रेट दैट रिप्रेजेंट एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे हो, किसके यूज कर रहे हो? कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे हो। इक्विटी का मतलब कॉम्बिनेशन, ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट वाला। तो क्या मेजर की बात हो रही है, कंफ्यूजन नहीं होना। मेजर में वो उसमें वो सारी चीज काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है? तो आपका डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के लिए और आपका ह्यूमन एसेट्स के लिए यूज किया जाता है। कंपाउंडिंग होता है या फिर डिस्काउंटिंग होता है? फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व मूविंग अ बैलेंस सम ऑफ मनी फॉर अ फ्यूचर टाइम बाय कंसीडरिंग इंटरेस्ट रेट। क्या होता है? कंपाउंडिंग, यस।
मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल